Assalamualaikum. Dear students, welcome to lecture number 16 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. In lecture number 15, we discussed the topics from chapter number 7, which were what is planning and what are the different types of plans. और हमने इन टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया था. So let's see what we are going to discuss today. Today we'll try to complete chapter number 7, and the topics that we'll be completing as of today are setting goals and developing plans, and what are the different approaches of planning. So dear students, let's start the chapter number 7, the remaining contents of chapter number 7, and the chapter number 7, as you remember, is Foundations of Planning. So today's topic is about setting goals and developing plans. You see, when every organization is working on achieving its strategic objectives, then in order to achieve those objectives, a firm needs to define different kind of strategies, and for those strategies they need to define different types of goals. Now goals are rather very to the point, have a very narrow focus, as a very specific application, and these goals are assigned to individuals or to a group, and when these goals are achieved in general, then a certain objective is completed, and that those objectives, when they are completed, then the company has achieved what it is meant for, that is to increase its profitability both efficiently and effectively. So let's see what we are going to study in this. The first thing that we are going to discuss now is the traditional goal setting. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रेडिशनली गोल्स को कैसे सेट किया जाता था और डिफाइन किया जाता है, और अब लेटेस्ट इसके अंदर क्या मैकेनिज़म्स आए हैं, क्या इसमें मॉडिफिकेशंस आई हैं, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे. सो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग क्या है? इट्स अबाउट ब्रॉड गोल्स विच आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में जो गोल्स हैं वो जो टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिफ़ाइन करती है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो ब्रॉड गोल्स डिफाइन करती है. यानी कि अगर हमने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहेगा, ये टॉप मैनेजमेंट हो सकता है ये कहे कि जी हमें अपने रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ कर दें. ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, ये एक ब्रॉड गोल है. अब इस गोल को हमने ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, इस गोल को हमने अचीव कैसे करना है, तो ये जो ब्रॉड गोल है इसकी फिर कोई फर्दर डेफिनेशन करेगी मिडिल मैनेजमेंट, और जो मिडिल मैनेजमेंट है फिर उन गोल्स को आगे जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है जब उनको पास ऑन करेगी, तो जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनके लिए वो गोल्स जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होते जाएंगे, यानी नैरो डाउन होते जाएंगे. सो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में जो गोल सेटिंग है वो टॉप मैनेजमेंट करती है, और वो ब्रॉड गोल डिफाइन करती है टॉप मैनेजमेंट, और फिर वो जो गोल्स हैं जैसे जैसे वो गोल्स एप्लीकेशन के लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए पास ऑन होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, तो वो गोल्स जो हैं वो नैरो डाउन हो जाते हैं. नाउ दिस इज व्हाट द सेकंड थिंग स्टेटमेंट ओवर हियर इज टेलिंग अस, दैट गोल्स आर देन ब्रोकन इनटू सब गोल्स फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. कि जो ब्रॉड गोल है वो जैसे जैसे हम आगे टॉप से बॉटम की तरफ ऑर्गेनाइजेशन में मूव करते हैं,
तो हर लेवल पे वो जो गोल है वो ब्रॉड से नैरो डाउन होता जाएगा। तो यही मैंने शुरू में कहा कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉड गोल डिफाइन करती है, और फिर वो जो गोल्स हैं जब आगे मिडिल मैनेजमेंट से पास ऑन होते हुए फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं, तो ये गोल्स जो हैं वो फर्दर नैरो डाउन हो जाते हैं और स्पेसिफिक होते जाते हैं। Traditional goal setting assumes that the top management knows best because they are aware about the big picture. You see, it's like someone sitting at the top of the mountain and the person can see the whole valley. So we believe कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी टॉप पोजीशन पे बैठी है, एक हाई अप पोजीशन पे बैठी है, एक हायर पोजीशन पे बैठी है, और फ्रॉम देयर दे कैन सी वट एवर इट इज़ गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बर्ड्स आई व्यू में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं और उनको ये पता होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है और चीज़ों की इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। सो जो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है दे नो द बेस्ट थिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेल अवेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन and they can do the best about the organization, or they are the ones who can, whatever they are deciding is the best thing which can happen for the organization. So in fact हम थोड़ा सा यहाँ पे एक नैरो अप्रोच डिफाइन कर रहे हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो कुछ डिसाइड करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, यानी जो गोल्स और टॉप मैनेजमेंट सेट करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट गोल्स होंगे। और गोल्स जो वो डिफाइन कर रहे होते हैं, एक गोल्स का एक बेसिक नेचर और एक फीचर यहाँ पे कहा गया है कि जो गोल्स हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर रही होती है वो इंटर रिलेटेड होते हैं और डायरेक्टेड होते हैं और गाइडेड होते हैं। यानी जो भी गोल्स डिफाइन किए जा रहे हैं उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है कि वो सारे के सारे गोल्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। और वो गाइडेड या डायरेक्टेड कैसे हैं? बिकॉज दे आर देयर टू सर्व अ सर्टन पर्पस, दे आर देयर टू सॉल्व अ सर्टन इशू, और दे आर देयर टू इम्प्रूव दी ओवरऑल फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर गोल जो होता है वो स्पेसिफिक इन अ सेंस होता है कि उसकी कोई डायरेक्शन होती है, कोई बेसिक पर्पस होता है, कोई पर्पस रीज़न होती है, कोई पर्टिकुलर रीज़न होती है उस गोल की। Now, generally it is said that about traditional goal setting that the goals lose clarity and focus as lower managers attempt to interpret and define the goals for their areas of responsibility. So traditional goal setting ये कहती है कि जो बेस्ट गोल है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करेगी और गोल्स को नैरो डाउन किया जाएगा विद दी ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कि जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करेंगे तो जो गोल्स हैं उनको हम नैरो डाउन करेंगे, उनको स्पेसिफिक बनाते जाएंगे। बट एट द सेम टाइम द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग्स ऑल्सो सेज और एंड स्टेट्स रादर दैट अगर कोई इस गोल्स के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, कोई अपनी डेफिनेशन लेके आएगा, तो फिर जो गोल्स हैं वो अपना फोकस जो है वो लूज़ कर देंगे। यानी हम बार बार यही कह रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट ने जो कुछ डिसाइड किया है वो बेस्ट चीज़ है, जो गोल्स उन्होंने सेट किए हैं वो बेस्ट हैं। अलबत्ता अगर इन गोल्स में एप्लीकेशन करते वक्त या इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कोई मैनेजर जो है, जो लोअर लेवल मैनेजर है जिसने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो उनको अपनी मीनिंग दे या उसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करे तो जनरली उसको पसंद नहीं किया गया और कहा गया है कि हो सकता है कि ऐसे करने से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनका जो फोकस है या जो उनकी इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट्स, वो रिज़ल्ट्स की हम वो अचीवमेंट ना कर सकें। सो इनफैक्ट एक तरह से ये मना किया गया है या एक तरह से रोका गया है कि जो भी लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको जैसे इंस्ट्रक्शंस आए, जैसे उनके लिए गोल्स डिफाइंड आए, वो उनको एज इट इज़ अप्लाई कर दें
उनको इम्प्रूवमेंट में या उनकी इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अपनी जो एफिकेसी है या जो एफिशिएंसी है वो लूज़ कर देंगे। ना आपकी अब स्क्रीन्स पे इस वक्त एक स्लाइड दिखाई जा रही है विच इज़ अबाउट द डाउन साइड ऑफ द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, यानी ट्रेडिशनल गोल सेटिंग जो है उसका नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और उसको हमने थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। लेट्स से द टॉप मैनेजमेंट सेज समवन इन द टॉप मैनेजमेंट डिफाइंस दैट वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। सो आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट देना इज़ अ ब्रॉड गोल। इसमें हमने ये नहीं कहा कि कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जाएगी या कौन उन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में शामिल होगा। द आइडिया ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इन ट्रेडिशनल गोल सेटिंग इज़ टू डिफाइन अ ब्रॉड गोल, और वो ब्रॉड गोल यहाँ पे क्या है, दैट द कंपनी इंटेंड्स टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, सो वी नीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक ब्रॉड गोल जो है वो टॉप मैनेजमेंट ने डिफाइन किया। अब टॉप मैनेजमेंट ने डिफरेंट डिविजनल हेड्स को जो है वो ये टास्क फॉरवर्ड कर दी। तो डिविजनल हेड्स क्या इस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं या इसको नैरो डाउन किस तरह कर रहे हैं, दैट वन ऑफ द डिवीजन मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव इज दैट आई वांट टू सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द डिविजन्स प्रॉफिट। सो लेट्स से एक फर्म है के डिफरेंट डिविजन्स हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द डिवीजन इज involved in some kind of producing fast moving consumer good, let's say detergents बना रहा है, और let's say एक और जो कंपोनेंट है वो उसका जो है वो कोई फूड प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो डिफरेंट डिविजन्स हैं। तो जो कंपनी का हेड था या जो टॉप मैनेजमेंट थी उसने एक ब्रॉड गोल दिया दैट दे वांट टू सी एनी इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। तो जो डिविजनल हेड्स हैं उनमें से एक डिवीजन हेड ने अपना गोल डिफाइन किया या अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं, जो डिवीजन के प्रॉफिट्स हैं, उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे या हमें आनी चाहिए। अब यही जो ऑब्जेक्टिव है जब आगे डिपार्टमेंट मैनेजर्स के पास पहुंचा तो वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स मैनेजर देन सेड, फॉर एग्जांपल नाउ द डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर हुम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो डिविजन्स हैं, एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के अंदर है, इट कुड बी डिटर्जेंट और सम अदर थिंग, और एक लेट्स से कोई फूड प्रोडक्ट है। अब दोनों प्रोडक्ट्स में के डिवीजन हेड्स हैं, उन डिविजन्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, हर एक का अपना सेल्स डिपार्टमेंट होगा। तो वन ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड और मैनेजर हैज़ डिफाइंड द फर्दर नैरो डाउन द ऑब्जेक्टिव एज that increase in profit regardless of the means, कि प्रॉफिट इंक्रीज करना है, जो मर्जी मेथड यूज़ किया जाए बट प्रॉफिट हमें इंक्रीज करने हैं। और फिर when it passes on to the individual employee जो उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो उसने ये कहा डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट। दैट मीन्स अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ज़्यादा आउटपुट जनरेट करो, but don't worry for the quality. But you see how a goal which was a broad goal but it was very well has a very good intention that they want to increase the performance of the organization, when it narrowed down, when it passed down to the low levels of the management, तो वो कैसे नैरो डाउन हो गया, स्पेसिफिक भी हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना फोकस जो है, वो जो अपनी अटेंशन है वो लूज़ कर गया है। हम हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएँ, हो सकता है उसकी वजह से हमारी सेल बढ़ जाए, जब सेल्स बढ़े तो रेवेन्यू इम्प्रूव हो जाए। तो ये जो फोकस है ये हमारा एक किस्म का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम जो है इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। बट हमने इनिशियली क्या कहा था कि वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी नहीं है कि फाइनेंशियल हो, और ना ही वो लाजमी है कि वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स हो। तो आपने देखा कि इस एग्जांपल में हमने जो डाउन साइड है वो डिस्कस की है कि ऑफ द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के ट्रेडिशनली जो गोल सेट किए जाते हैं वो टॉप मैनेजमेंट करती है, और वो ब्रॉड गोल हमेशा सेट करती है।
बट जैसे जैसे वो नैरो डाउन होते हैं फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो वो अपना फोकस जो है वो लूज़ कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोअर मैनेजर्स हैं वो उस चीज़ को अपनी डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं, वो उसको अपनी इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करते हैं। सो हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे आप वो जो गोल है वो आपने अचीव तो कर लिया है, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ गई, बट परफॉर्मेंस हो सकता है सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हुई हो, बट एज सच आपकी जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ से आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है वहाँ पे आपकी इतनी इंप्रूवमेंट ना हुई हो। इट कुड बी फॉर एग्जांपल कि आपने आपके कस्टमर्स का फीडबैक क्या आया है, दैट कैन बी वन वे टू इवैल्यूएट द कस्टमर परफॉर्मेंस और सॉरी द कंपनी परफॉर्मेंस। आपके इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो यानी वर्कर्स हैं, वो कितने खुश हैं, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है, दैट इज़ वन मैट्रिक फॉर मेजरिंग द कंपनी परफॉर्मेंस। सो इन शॉर्ट, जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल गोल सेटिंग की, तो उसकी अच्छी बात क्या है कि एक ब्रॉड गोल डिफाइन किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट करती है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। यानी जो गोल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट सेट करती है वो ब्रॉड होता है, वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। हो सकता है चीज़ें इंप्रूव हो जाएं अगर जो टॉप मैनेजमेंट है वो जब गोल सेटिंग करे तो थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करे और स्पेसिफिक हो जाए। बट रिमेंबर, जैसे जैसे ये गोल पास ऑन होगा, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो फिर हर एक मैनेजर जो है वो अपनी डेफिनेशन देने की कोशिश करेगा, उसको अपने तरह से उसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा। Another method is called maintaining the hierarchy of goals. ये एक नया मेथड है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि वी टॉक अबाउट द हायरार्की। हायरार्की का मतलब है स्ट्रक्चर बनाना। अब इसमें आप एक मेजर गोल डिफाइन करते हैं, उसके सब गोल्स डिफाइन करते हैं, उन सब गोल्स के सब गोल्स डिफाइन करते हैं। सो एक किस्म की एक चेन बन जाती है, एक लैडर बन जाती है, एक सीढ़ी बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें आप ब्रॉड गोल से नैरो डाउन करते हुए सब गोल्स, फिर फर्दर सब गोल्स, फिर उन सब गोल्स के फर्दर सब गोल्स, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास जो ब्रॉड गोल है उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में और फिर सब कंपोनेंट्स में, फिर फर्दर सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि अब हर एक को फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टिल द लोअर मैनेजमेंट ये गोल्स, ब्रॉड गोल हो सकता है जो मिडिल गोल्स हैं वो मिडिल मैनेजमेंट को दे दिए जाएं, जो सब गोल्स हैं यानी बिल्कुल लोअर लेवल गोल्स हैं वो हम लोअर मैनेजमेंट को दे दें। बट जब उनको वो गोल्स मिलेंगे लोअर मैनेजमेंट को तो वो डिफाइंड होंगे, वो स्पेसिफिक होंगे और हर मैनेजर को पता होगा कि ये मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने जो है वो अचीव करनी है। अब इसको हम एक नया नाम भी देते हैं, वी कॉल इट एज मीन्स टू एंड अप्रोच। एंड क्या है? एंड इज दैट यू वांट टू अचीव द गोल विच वाज सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट, दैट इज द एंड। एंड क्या है? आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। एंड मीन्स क्या है? वो मैकेनिज्म्स हैं, वो सब गोल्स हैं जिनको अचीव करते करते आप अपना टॉप गोल जो है या जो ब्रॉड गोल है जो टॉप मैनेजमेंट ने सेट किया है वो अचीव कर लेंगे। So it is the integrated network of goals that results from establishing a clearly defined hierarchy of organizational goals. एक hierarchy of goals है, broad goals सब goals में divide हो रहे हैं, सब goals further सब goals में divide हो रहे हैं और ये clearly defined hierarchy है goals की कि किसने कौन से goals अचीव करने हैं। एक तो याद रखें कि goals भी सब divide हो रहे हैं, ब्रॉड टू नैरो डाउन हो रहे हैं, फिर सब गोल्स में डिवाइड हो रहे हैं, फिर सब गोल्स फर्दर सब गोल्स में डिवाइड हो रहे हैं और फिर इनको मैच कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के साथ कि जी ये टॉप मैनेजमेंट ने गोल डिफाइन किया है, ये मिडिल गोल्स हैं, ये मिडिल मैनेजमेंट अचीव करके दिखाएगी, जो लोअर गोल्स हैं, जो स्पेसिफिक गोल्स हैं, जो ऑपरेशनल गोल्स हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट अचीव करके दिखाएगी। तो सिर्फ गोल्स ही नहीं डिवाइड हो रहे बल्कि डिवीजन के साथ साथ फिर उसकी बहुत अच्छी मैचिंग भी हो जाती है मैनेजमेंट के लेवल्स के साथ। अचीवमेंट ऑफ लोअर लेवल गोल्स इज द मीन्स बाय विच टू रीच हाई लेवल गोल्स विच आर एट द एंड्स। मैंने यही कहा कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो जो नैरो डाउन गोल्स हैं, जो बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट गोल्स हैं, उनको अचीव करेगी। ये मीन्स हैं
और एंड में क्या अचीव हो जाएगा, जब लो लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने गोल्स अचीव करेगी तो मिडिल मैनेजमेंट के गोल्स अचीव हो जाएंगे, जब मिडिल मैनेजमेंट के गोल्स अचीव हो जाएंगे तो फिर टॉप मैनेजमेंट के गोल्स अचीव हो जाएंगे. सो इट्स बेसिकली मूविंग फ्रॉम मीन्स टू दी एंड. One of the mechanism which we can discuss again over here is called management by objective, also known as MBO. ये आपके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है और ये एक मेथड है जिसको काफ़ी डिस्कस किया गया है आपकी बुक के अंदर भी. बट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO क्या है? देखें, ट्रेडिशनली क्या होता था कि टॉप मैनेजमेंट ने एक गोल सेट कर दिया और फिर हमने देखा कि जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो मिडिल में हैं या लो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हैं, वो हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन करता है उस गोल की, लेकिन कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें. वट एवर द मीन्स मे बी यूज्ड, बट गोल अचीव किए जा सकें, दैट इज़ द मेन एसेंस. बट हमने फिर ये भी देखा कि एक नया मैकेनिज़्म आया जिसको हमने कहा हायरार्किकल गोल सेटिंग, जिसमें हम एक ब्रॉड गोल को नैरो डाउन करते हैं स्पेसिफिक गोल्स के अंदर और फिर स्पेसिफिक गोल्स को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं. अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेजर्स को रिक्वायर्ड है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बैठें, उनके साथ उनके जो गोल्स हैं उनको डिस्कस करें और रियलिस्टिकली और स्पेसिफाई करें कि वो उन्होंने उनके एम्प्लॉयज़ ने या उनके सबॉर्डिनेट्स ने क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं. अब ऑब्वियसली जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपने जो गोल्स हैं उनको डिस्कस करोगे तो फिर जो गोल्स की अचीवमेंट है या अगर उसके उन गोल्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो क्लियर नहीं है, वेग नहीं है या जिस पे आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको उसी वक्त ही क्लैरिफाई भी कर दोगे. उनके लिए वो गोल्स जो है वो आप फुली डिस्कस करोगे और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे कंसेंसस नहीं है तो वो वहीं डिस्कस हो जाएगा. बट एट द एंड ऑफ दैट पॉइंट जब आप अपने वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के गोल्स उनके सेट कर लोगे तो फिर आप बीइंग अ मैनेजर और आपके एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, लेबर जो भी आपके अंडर हैं, आप और आपके मैनेजर, आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो सब एक ही कंसेंसस बिल्डिंग हो जाएगी और एक ही लेवल पे आ जाएंगे. बिकॉज आपको भी पता होगा कि आपने उनकी अप्रेजल अपने वर्कर्स की किन चीज़ों की अगेंस्ट करनी है, कौन से गोल्स वो अचीव करेंगे तो उनकी अप्रेजल क्या होगी, अगर वो नहीं अचीव कर सकेंगे तो फिर क्या नेगेटिव्स उनकी अप्रेजल में जाएंगे. और आपके वर्कर्स को भी पता होगा कि हमने एक्चुअली क्या अचीव करना है, हम ये करेंगे तो हमें क्या इंसेंटिव मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए उसमें क्या नेगेटिव्स हैं. तो ये चीज़ें इनिशियली डिस्कस हो जाती हैं और कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती मैनेजर्स और उनके सबॉर्डिनेट्स के बीच में. मैनेजर्स गोल सेट करते हैं बाय डिस्कशन विद दी सबॉर्डिनेट्स और वो दोनों जब उस मीटिंग से निकलते हैं सो एवरीवन नोस के गोल्स क्या है सबॉर्डिनेट्स के, उनको कैसे अचीव करना है, कितने अरसे में अचीव करना है और बाकी चीज़ें. सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटरमिन्ड बाय एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स. यही मैंने कहा कि दोनों जॉइंटली यानी दोनों मिल बैठ के अपने जो गोल्स हैं, यानी जो मैनेजर जो है वो गोल्स कन्वे करेगा कि भाई आप सबॉर्डिनेट हो, आपने ये काम इस फाइनेंशियल ईयर में करने हैं या इस नेक्स्ट 4 मंथ्स 6 मंथ्स में ये काम करने हैं. एम्प्लॉय को अगर कोई क्वेश्चन है तो वहीं पे रेज करेगा, डिस्कस कर लेगा, क्लैरिटीज़ कर लेगा और फिर उसके बाद उस मीटिंग के बाद एवरीवन विल बी ऑन द सेम लेवल कि पता होगा कि गोल्स कौन से अचीव करने हैं और कैसे उनको मेजर किया जाएगा. अब इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर. फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग गोल इज़ पीरियोडिकली रिव्यूड, यानी पीरियोडिकली हम उसको रिव्यू करेंगे, कुछ ना कुछ अरसे बाद उसको हम रिव्यू करेंगे. अगेन जिस तरह ट्रेडिशनल अप्रेजल सिस्टम होता है जिसमें आप एनुअली करते हैं कि जी 1 साल बाद मैनेजर जो है वो एक रिपोर्ट लिखेगा कि जी वर्कर्स जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, फलां बंदे ने इतना काम किया, अच्छा किया, बुरा किया. अब ये हमने चीज़ें आगे अचार में पढ़नी है, बट उसमें हो सकता है कि आप इतने अरसे बाद अगर करो
तो फिर हो आप भूल जाओ कि इस बंदे ने ये अच्छा काम किया था, ये बुरा काम किया था, या 6 महीने पहले उसने क्या किया था। सो वी नाउ से दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो हम ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को मॉनिटर करते हैं। बीइंग अ मैनेजर, इट्स अवर रिक्वायरमेंट दैट वी शुड बी मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी हो सकता है हर महीने के बाद, हर 15 दिनों बाद हम मैनेजमेंट, बीइंग अ मैनेजर, हम अपने अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करें कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स हमने उनके लिए डिफ़ाइन किए थे वो उसको किस तरीके से अचीव कर रहे हैं, अचीवमेंट उनकी सही जा रही है कि नहीं सही जा रही। और अच्छी बात क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को लिंक कर दो रिवॉर्ड्स के साथ, कि भाई अगर आपने जो अपने एरिया में सेल्स है, आप लेट्स से एक सेल्स मैनेजर हो और आपके अंडर एक जो है वो आपका सब सेल्स मैनेजर या सब एरिया मैनेजर काम कर रहा है, आपने उसको बुला के कहा कि भाई अगर तुम अपने एरिया के अंदर जो है जो सेल्स के फिगर्स हैं वो 5% इंक्रीज़ करोगे तो तुम्हारा कमीशन जो है वो इतना हो जाएगा, अगर तुम इसको 10% पे ले जाओगे तो तुम्हारा कमीशन और बढ़ जाएगा। सो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव्स को जो उनको अचीव करने के लिए आप टास्क दे रहे हैं उनको ना सिर्फ आप डिफ़ाइन कर रहे हो उनके लिए, बल्कि और मॉनिटर कर रहे हो उनको पीरियोडिकली, बट आप साथ साथ उनको रिवॉर्ड ओरिएंटेड भी बना रहे हो कि अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो इतना आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। और ये एक अच्छी चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है और ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू भी किया जा रहा है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं वैसे वैसे रिवॉर्ड्स मिल रहा है। सो जब रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे आपके वर्कर्स को, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अब MBO में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर की एलिमेंट्स क्या हैं, यानी क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के। पहला है गोल स्पेसिफिसिटी, यानी गोल्स जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। इसको हम देखेंगे। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, यानी उसमें जो भी मैनेजर है और जो उसका सबॉर्डिनेट या वर्कर्स हैं उनको उस मीटिंग में होना चाहिए। अगर मैं ग्रुप के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूँ बीइंग अ मैनेजर, तो फिर ग्रुप के तमाम मेंबर्स को होना चाहिए। अगर ये इंडिविजुअल गोल सेट करनी है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल गोल सेटिंग, तो फिर मेरा बीइंग अ मैनेजर भी होना वहाँ पे ज़रूरी है, और फिर जो सबॉर्डिनेट है या एम्प्लॉई है जिसके हम गोल सेट कर रहे हैं उसका वहाँ पे होना चाहिए। और ये पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जी डिस्कशन होनी चाहिए, यानी मैं अगर बीइंग अ मैनेजर, इफ़ आई एम कन्वेइंग समथिंग टू देम, दे शुड ऑल्सो बी टॉकिंग टू मी, दे शुड बी मेंशनिंग कि वेदर दे एग्री टू इट, वेदर दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। अगर श्योर नहीं है तो फिर क्या कन्फ्यूजन है उनके जहन में, उसको क्लियर कर देना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज the key elements or the key requirements of MBO is that the goals should be specific। और नंबर 2 हमने क्या देखा कि it should be a participatory decision making। अगर कोई डिसीजन लिया जाना है तो फिर उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, सब ने पार्टिसिपेट किया हो। और इसकी रीज़न क्या होती है, देखें एक चीज़ मुझे जहन में आई। देखें जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हो डिसीजन मेकिंग में, तो फिर उस डिसीजन मेकिंग में अगर 2-3-4 लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है तो फिर वो उस डिसीजन को ओन करेंगे और वो उस डिसीजन को के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को इन्वॉल्व किए बगैर सिर्फ उसको कहो कि जी ये और काम आपने करना ही करना है, देयर इज़ नथिंग टू इट, मतलब आप कोई जवाब नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर बीइंग अ वर्कर जनरली आप एक प्रेशर फील करोगे कि जी देखें मुझे तो ये काम करने के लिए कह दिया गया है। सो इफ़ यू आर अ मैनेजर देन इट्स रिक्वायर्ड कि आप जो है डिसीजन मेकिंग में लोगों को इन्वॉल्व करें उनको, और दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ MBO। थर्ड पॉइंट इज दैट एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पीरियड शुड बी देयर। इट शुड बी मेंशन्ड क्लियरली कि हम परफॉर्मेंस जो है वो एवरी 15 डेज़ पे रिव्यू करेंगे, एवरी 30 डेज़ पे करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, या दैट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स करेंगे, या बाय एनुअली करेंगे 6 मंथ्स के बाद करेंगे, या एनुअली करेंगे आफ्टर 12 मंथ्स। सो जो भी आपका इवैल्यूएशन का पीरियड है वो एक्सप्लिसिट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्टेटेड होना चाहिए, और आपके वर्कर्स या जिन लोगों को आपने गोल्स असाइन किए हैं
उनको नोन होना चाहिए कि जी आप उनकी इवैल्यूएशन कब करोगे। And an important thing to the fourth component is the feedback, that whenever you do some kind of review, आप objectives performance appraisal करो या उनकी performance को review करो, then it's required that you need to give them some feedback। और feedback में लाजमी नहीं होता कि आप ये समझो कि जी उनको बुला के हमने को उनको डांटना है या उनको जो है बुरा भला कहना है या उनको एक सख्त सा लेटर दे देना है। You see, feedback is an important ingredient for improvement in the performance। और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए आप उनको बुला के अच्छे तरीके से मोटिवेट करो, उनको बताओ कि जी ये चीज़ आपने अचीव नहीं कर सके। तो एक नया वर्ड आता है यहाँ पे जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं, काउंसलिंग, कि मैनेजर शुड काउंसल, यानी आप उनको बुला के उनको बताओ कि आपने ये अच्छा नहीं किया या ये गोल आपने अच्छे तरीके से अचीव नहीं किया, ये होना चाहिए था। और फिर आप उनको बताओ कि आपकी ये खामी है यहाँ पे, उनसे पूछो कि वो और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर वो नहीं उनके समझ में आता तो आप उनको गाइड करो। सो मैनेजर का काम सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं है, मॉनिटर करना नहीं है, बल्कि उनको काउंसल करना भी है और मेंटोर का भी काम है। रिमेंबर हमने शुरू के लेक्चर्स में बात की थी कि मैनेजर वर्क एज अ मेंटोर। मेंटोर कौन होता है कि अ सर्टन पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड हो, थोड़ा सा सीनियर हो, जिसने ये एनवायरनमेंट पहले से देखी भी हो, वो अपने नए आने वालों को गाइड करे। तो मेंटोर भी हो आप। बीइंग अ मैनेजर यू आर अ मेंटोर, यू आर अ काउंसलर। सो योर रोल इज टू नॉट ओनली टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स but or set the goals, but you need to convey them in a proper manner। you need to mention कि आपका उनका evaluation कैसे करोगे और फिर उनको proper feedback भी देना ज़रूरी है। Now let's discuss what are the different steps which are involved in a typical MBO program। So the first thing is that the organization's overall objectives and strategies are formulated। Process कहाँ से शुरू होता है? जब organization जो है वो top management के level के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अचीवमेंट के लिए कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन करे। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर एलोकेटेड अमंग डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल यूनिट्स। जैसे हमने उसमें डाउन साइड ऑफ द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में देखा कि वी हैड द टॉप मैनेजमेंट एट द टॉप लेवल, देन दे पास ऑन देयर गोल्स टू द डिविजनल हेड्स और फिर डिविजनल हेड्स के अंदर जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स के अंदर फिर फंक्शनल हेड्स आते हैं। सो डिपार्टमेंटल हेड्स के अंदर फिर फर्दर मैनेजर्स या बाकी टीम्स आती हैं। सो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पे गोल्स डिफाइन किए जाते हैं, फिर उन गोल्स को आगे डिविजनल हेड्स को यानी डिविजनल मैनेजर्स को जो इंचार्जेस हैं उनको भेजे जाते हैं। वो अपने डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गोल सेट करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल का गोल है। अब ये आगे दो डिवीजन्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक डिटर्जेंट्स बनाती है कंपोनेंट, एक आपका कोई फूड प्रोडक्ट बनाता है। तो उनके डिविजनल हेड्स को जाएंगे तो वो थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करेंगे कि हमें अपने डिटर्जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सेल में क्या इंप्रूवमेंट लेके आनी है, और वो फूड्स प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करेगा। फिर उन डिविजन्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स जो है डिटर्जेंट्स के डिवीज़न में आता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस गोल को डिफाइन करेगा। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो फूड प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफाइन करेगा। अब थर्ड पे आ जाते हैं यूनिट मैनेजर्स जो हैं, दे कोलैबोरेटली सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर देयर यूनिट्स विद देयर मैनेजर्स। सो अब क्या है कि जो फर्दर नैरो डाउन और किया कि मार्केटिंग के अंदर भी आपकी लेट्स से डिफरेंट यूनिट्स हैं या टीम्स हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर वहाँ के जो लोग टीम्स के हेड्स हैं वो फिर बिल्कुल मिलजुल के अपनी टीम मेंबर्स के साथ मिलके कोलैबोरेशन में अब स्पेसिफिक कर देंगे, गोल्स को नैरो डाउन कर देंगे
कि भाई इस टीम ने के फ़लाँ मेंबर्स ने, आपने फ़लाँ जोन को देखते हो आपने इतनी सेल इंप्रूव करनी है, आप फ़लाँ जोन को देखते हो यो आपने इंप्रूवमेंट इतनी करनी है। नाउ these specific objectives are collaboratively set with all departmental members, और फिर इनको कन्वे कर दिया जाता है जितने भी लोग हैं उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सो नाउ एवरीवन इज़ ऑन द सेम लेवल कि जी हमारे डिपार्टमेंट ने, विच इज़ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द डिवीज़न कॉल्ड विच डील्स विद डिटर्जेंट्स, तो हमने अपने डिटर्जेंट्स की सेल को इतना इंक्रीज़ करना है, इस जोन में इतना, इस जोन में टारगेट्स हैं और इतने जोन के टारगेट्स हैं। सो हर एक को दूसरे जोन के भी टारगेट्स पता हैं, हर एक अपने जोन की इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा है, बीइंग ए यूनिट मेंबर। सो नाउ एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। पॉइंट नंबर 5, एक्शन प्लान्स। नाउ व्हेन यू से एक्शन प्लान इज वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट कि हमने क्या एक्शन लेने हैं या हमने क्या एग्जैक्टली करना है। सो एक्शन प्लान्स डिफाइंस how objectives are to be achieved and are specified and agreed upon by managers and the employees। यानी एक्शन प्लान क्या है कि वो जो स्पेसिफिक गोल्स हमने किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं गोल्स, उनको अचीव करने के लिए हमने क्या एक्शन लेने हैं, वो एक्शन प्लान जो है हर एक एम्प्लॉई को उसका मैनेजर जो है वो कन्वे कर देता है। नाउ दीज एक्शन प्लान्स आर देन इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, एक्शन प्लान के ऊपर एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमने ब्रॉड गोल को सब गोल्स में डिवाइड किया, सब गोल्स को फर्दर सब गोल्स में डिवाइड किया, और फिर मैनेजर ने खुद बैठ के डिफाइन किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो इंडिविजुअल लेवल पे या टीम लेवल पे या यूनिट लेवल पे, कि जी इस टीम ने, इस यूनिट ने, इस एम्प्लॉई ने ये गोल्स अचीव करने हैं, और फिर उन गोल्स, एक्शन प्लान्स को या स्पेसिफिक गोल्स को कन्वे कर दिया जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। Finally, we talk about successful achievement of objectives is reinforced by performance-based rewards। यही हमने शुरू में कहा कि हम reinforcement कैसे, reinforcement का मतलब होता है कि आप उनको मोटिवेट करते हो, reinforce करते हो, उनमें एनर्जाइज करते हो उनको, या रीएम्फसाइज करते हो उनको, बार बार इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कन्वे करते हो कि हमारे लिए ये गोल कितना अचीव करना इंपॉर्टेंट है, और उन चीज़ों को रीइंफोर्स करने के लिए, उनको फर्दर मोटिवेट रखने के लिए, करने के लिए यू लिंक दी अचीवमेंट ऑफ द एक्शन प्लान्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को या स्पेसिफिक गोल्स की अचीवमेंट को विद दी रिवॉर्ड्स। कि हम चाहते हैं कि जितनी परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको रिवॉर्ड्स कम मिलेंगे। नाउ वी नीड टू सी डज इट एक्चुअली वर्क। So it seems to work because top management is committed and involved in the whole process। पहली तो बात ये है कि गोल्स को नैरो डाउन करने में, स्पेसिफाई करने में, एक्शन प्लान्स के लेवल तक ले जाने में टॉप मैनेजमेंट जो है वो इट कीप्स एन आई एंड इट्स कमिटेड एंड इट्स इन्वॉल्व। तो पहला जो गुड पॉइंट है वो ये है कि अदर देन दैट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट है, वो कमिटेड होती है, इन्वॉल्व होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफाइनिंग ऑफ द ब्रॉड गोल टिल द एक्शन प्लान्स आर डिफाइंड। बट व्हाट आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज हो सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में एमबीओ के अंदर। इट्स नॉट एज इफेक्टिव इन डायनामिक एनवायरनमेंट्स दैट रिक्वायर कंसिस्टेंट और कॉन्स्टेंट रीसेटिंग ऑफ द गोल्स। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो स्टैटिक, नॉट एग्जैक्टली स्टैटिक है, बट इट्स लाइक देयर के वहाँ पे जो गोल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कर दिए जाते हैं या लॉन्ग टर्म होते हैं, या कह लें आपके साल में 2-4 गोल्स जो हैं वो हर साल फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट पे डिफाइन कर दिए जाते हैं, और फिर पूरा साल कोशिश की जाती है उन गोल्स को अचीव करने में। बट देन देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस विच आर डायनामिक। रिमेंबर, हमने स्टैटिक और डायनामिक का जिक्र इस तरह भी किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिएक्टिव हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, यानी जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएँ, इट रिमेंबर इट्स स्पेसिफिक एंड जनरल एनवायरनमेंट, दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो जो रिएक्टिव हो, यानी कस्टमर की नीड चेंज हो, सप्लायर्स की सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन आए, या गवर्नमेंट की या एनवायरमेंटल कोई पॉलिसी चेंज हो, या इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोई चेंज हो,
कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ हो तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप रिएक्ट करो उन चीज़ों को, तो देन यू आर अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आप गोल्स की सेटिंग आपने की है और आपने, जाहिर बात है, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायनामिक नहीं है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डायनामिक है तो फिर वहाँ पे एनवायरनमेंट में इतनी तेज़ी से चेंजेस हर ऑर्गेनाइजेशन की हो रही होती हैं, और अगर आप डायनामिक हैं तो आप उन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने की हर वक्त कोशिश करते हो, तो फिर गोल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से असाइन होंगे, बहुत तेज़ी से उस पर आपसे काम मांगा जाएगा, बहुत तेज़ी से आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी, और ऐसे केसेस में एमबीओ जो है वो इतना जो है वो अच्छा टूल जो है वो प्रूव नहीं हुआ। इट्स नॉट सेड कि हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट्स और लिटरेचर ये कहता है, स्टडीज ये कहती हैं कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस में चूंकि गोल्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एमबीओ को इम्प्लीमेंट करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। ओवर एम्फसिस ऑन इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट में क्रिएट प्रॉब्लम्स विद द टीम वर्क। अब टीम में हमने वी नो कि अगर 4-5 या जितने भी लोग हैं, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपकी टीम को जो काम असाइन किया गया था वो जो है वो काम जो है वो अचीव हो गया है। लेकिन हर टीम के अंदर इट्स नॉट लाइक कि हर एक की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो, और क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं वो उनका काम डिसीजन से रिलेटेड होता है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड होता है, कईयों का काम टीम के अंदर भी, और कई प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं एक्सटर्नल या इंटरनली। सो आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमने अगर देखा तो कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअली उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता है उतनी ना हो, या फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो कम्युनिकेशन वाला बंदा है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में लोग अंदर के लोगों से और बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, पब्लिक रिलेशनिंग कर रहा है, वो हो सकता है आपको हर वक्त हर जगह नज़र आए। लेकिन जो बंदा बैक एंड पे बैठ के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो हो सकता है आपको हर मीटिंग्स में, प्रोजेक्ट की मीटिंग्स में तो नज़र आए, लेकिन पब्लिक मीटिंग्स में या ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र ना आए। सो या तो प्रोजेक्ट मैनेजर नज़र आ रहा है या पब्लिक रिलेशन के लोग नज़र आ रहे हैं, सो यू थिंक कि ये लोग ही ऐसे हैं जो काम करने वाले हैं। सो ऐसा हो जाता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एमबीओ it tends to be a little bit of problematic for those organizations के जहाँ पे टीम बेस्ड काम हो रहा हो, प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो रही हो, क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है और कुछ लोगों की परफॉर्मेंस को उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता। Allowing the MBO program to become an annual paperwork shuffle, कई दफ़ा एमबीओ जो है वो सिर्फ पेपर वर्क रह जाता है कि जी मैनेजर ये कहता है कि लास्ट ईयर आई साइंड यू दीज गोल्स, और आपने क्या किया वो उसका कुछ जवाब लेके भेज देगा, इट्स जस्ट अ पेपर, अच्छा इस साल फिर अब ये है। अगर ऑब्वियसली ये तो डाउन साइड हर जगह होती है, अगर आप कोई भी जो काम है उसको प्रॉपरली नहीं करोगे तो फिर पेपर वर्क शफल है, कागज़ इधर से उधर जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिख के वो भेज रहा है, वो उसका जवाब दे रहा है, बट ये तो डाउन साइड हर चीज़ की कोई ना कोई होती है। बट एमबीओ में जो वन ऑफ द क्रिटिक के पेपर वर्क बहुत इन्वॉल्व होता है, शफल होते रहता है, इधर से वो जवाब लेके भेज रहा है, मैनेजर उसको कुछ चीज़ पूछ रहा है, वो उसका जवाब लेके भेज रहा है, फिर वो फर्दर कोई क्यूरी रेज कर रहा है मैनेजर, वो उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। The next thing is we are going to discuss is what are the features of well written goals। के goals अच्छे goals लिखने का या define करने के क्या features होते हैं, क्या parameters होते हैं। Number 1, it should be written in terms of outcomes not actions। यानी आपको outcome बताना है कि this is what we want to achieve, but you don't need to go in actions, because आप किसी हद तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो वर्कर्स को दो। ये नहीं कहा जा रहा कि हम गोल्स को क्लियरिफाई नहीं कर रहे, गोल्स क्लैरिफाइड होंगे, वेल डॉक्यूमेंटेड होंगे, वेल रिटन होंगे, वेल कन्वेड होंगे।
बट द पॉइंट इज कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्शंस कि किस मीन्स के हमने जाते हुए हमने अचीवमेंट करनी है, वो थोड़ा सा आप जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं उसमें। द गोल शुड बी मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल, यानी कि गोल्स को मेजर किया जा सके कि क्या हमने गोल्स अचीव कर लिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है, पर अगर आपने ये एक स्टेटमेंट दे दिया बीइंग अ मैनेजर, आपने कहा कि जी विद दिस थिंग दिस फैसिलिटी नाउ प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। अब जाहिर सी बात है आपने एक स्टेटमेंट दे दी, बट डज इट हैज़ अ सपोर्टिंग एविडेंस, क्या इसका कोई हमारे पास सपोर्टिंग डेटा है? सो लेट्स से अगर हम इसकी बजाय ये कहते दैट वी हैव डन सम सर्वे regarding the new facility which we have introduced, and around 80% of the customers now they say that we are better served, हमें अब अच्छी तरीके से सर्व किया जा रहा है, and we are very much satisfied. So मैकेनिज्म कुछ होना चाहिए, कोई भी गोल हो, मैंने तो एक एग्जांपल लिया, कोई भी गोल जो इंडिविजुअल लेवल पे, वर्कर लेवल पे, टीम लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, डिवीजन लेवल पे या डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफाइन किए गए हैं, उन गोल को क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ताकि हम उसको मेजर कर सकें और मॉनिटर कर सकें, उसको वेरीफाई कर सकें कि क्या वाकई हमने ये गोल्स अचीव किए हैं या नहीं किए। क्लियर एज टू द टाइम फ्रेम, दैट मीन्स के टाइम फ्रेम भी क्लियर होना चाहिए कि ये गोल्स हमने मंथ 3 मंथ्स में, वीक्स में, डेज में, कितने टाइम फ्रेम में इन गोल्स को हमने अचीव करना है। सो टाइम फ्रेम शुड ऑल्सो बी देयर। फर्दरमोर दीज गोल्स शुड बी चैलेंजिंग येट अटेनेबल, यानी आपको ऐसे गोल्स डिफाइन करने चाहिए कि जो अटेनेबल हो, जिनको अटेन करना पॉसिबल हो। ऐसे गोल्स होने चाहिए जिसमें चैलेंज भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि चैलेंजिंग नहीं होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको रियलिटीज़ को फोकस करके, बीइंग अ मैनेजर, आपको रियलिटीज़ को फोकस में रखते हुए गोल्स को जो है वो डिफाइन करना है। बिकॉज चैलेंज आप ज़रूर दो, बट एट द सेम टाइम ये भी मेंशन ज़हन में रखो कि क्या हमारे पास नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, नेसेसरी फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर है इन गोल्स को अचीव करने के लिए या नहीं। They should be written down in a sense that they should be focused, they should be defined, and they should be made visible. Visible by mean that आप उसको अपनी टीम ऑफिस के अंदर एक नोटिस बोर्ड पे लगाओ, या आप जो है अपने डिपार्टमेंट का जो आपका नोटिस बोर्ड है उस पे लगाओ। सो इंडिविजुअली भी मेल करो, सो everyone should be knowing that these are the goals that we have to achieve. And it should be communicated to all necessary organizational members. We need to put them on the same page. This is what I've been telling you again and again, that it should be conveyed, everyone, the top management, the middle management, the lower levels of management, the workers, the staff members, the technicians, everyone should be on the same page. Everyone should be knowing that this is what we have to achieve. This is the time frame in which we have to achieve it, and this is these are specifically the things we need to do. Now let's see what are the different steps in goal setting. The first step is review the organization mission statement. Starting point आपका क्या होता है किसी भी organization की mission statement, that what goals are important, which goals have a priority and more or high priority than the others. So आप सबसे पहले आपका starting point क्या होता है कि you go through the organizational mission statement, and that mission statement tends to identify to you clearly कि जो goals हमारे लिए ज़्यादा important हैं और उससे कम important goals हमारे लिए क्या है. It tends to prioritize the goals for you. Number 2, evaluate available resources. हमें ये evaluate करना है, हमें ये identify करना है being a manager कि जो हम goals define कर रहे हैं या जो goals set कर रहे हैं, इसके लिए जो required resources हैं, जो man power required है, जो financial resources required हैं, जो machinery, equipment या technology required है, वो हम provide कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे.
थर्ड इज डिटरमिन द गोल्स इंडिविजुअली और विद द अदर्स। अब जैसे हमने कहा कि इट शुड बी अ पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। इसमें while setting the goals we need to involve all the main stakeholders or rather the employees, subordinates, जितने भी लोग हैं जो इस जिन गोल्स में की अचीवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, हमें उनको इन्वॉल्व करना है डे 1 से। यानी जब हम उनके लिए गोल सेट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हमें उनकी ओपिनियन को शामिल करना है। write down the goals and communicate to them. So again it's the same thing, we need to be on the same page. Everyone should be knowing that what are the goals being defined for the organization, for the division, for the department, for the unit, for the individual. So that should be known to each and everyone. So जब ऐसा होगा तो फिर हर एक दूसरे की सपोर्ट भी करेगा, हर एक को एक दूसरे से सपोर्ट मिलेगी भी, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही डायरेक्शन में और गोल अचीवमेंट में मूव करेगी। फाइनली द फिफ्थ पॉइंट इज रिव्यू रिजल्ट्स एंड वेदर गोल्स आर बीइंग मेट। इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी जो गोल्स की अचीवमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए और रिव्यू रखना चाहिए कि क्या हमने उन गोल्स को अचीव कर लिया है कि नहीं, एंड व्हाट चेंजेस आर नीडेड इन द मिशन रिसोर्सेज और गोल्स। कि अगर आपको ये नज़र आता है कि कहीं पे हमने जो है वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, तो फिर हमें थोड़ा बहुत अपने जो गोल्स हैं या जो हमारी मिशन है या जो हमारी मेथड है, मैकेनिज़्म है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। नाउ डेवलपिंग प्लान्स, व्हाट आर द कंटीजेंसी फैक्टर्स इन अ मैनेजर्स प्लानिंग। प्लान करते वक्त, प्लान्स को बनाते वक्त, डेवलप करते वक्त वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि मैनेजर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसमें उसका क्या लेवल है, किस लेवल पे है। इज इट ऑन द टॉप मैनेजमेंट लेवल, मिडिल मैनेजमेंट और ऑन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, देयर जनरली वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लान्स। रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में भी ये कहा था कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं, जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देते हैं, दे आर नॉर्मली डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट और द हायर मैनेजमेंट। और जो स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं, ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, दे आर जनरली डिफाइंड बाय द लोअर लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। नंबर 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। सो इफ द एनवायरमेंट इज स्टेबल you tend to define specific plans। अगर आपकी एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल होगी तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक प्लान्स बनाओगे। बट इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, यानी जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपकी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, then you tend to define the plans which are flexible, which are modifiable, which are amendable। So specific तो हम रखेंगे, but we need to make it flexible। So I repeat again, when we talk about environmental uncertainty, if the environment is stable, you tend to define specific plans, but if the environment is dynamic, you tend to define flexible plans। Length of future commitments, if we talk about the commitment concept, is that current plans affecting future commitments must be sufficiently long term to meet those commitments। So the next point is length of future commitments। अगर आप ये देखते हो कि जो goals हैं या जो plans हैं जो plans हैं they require some future commitments also, or they require some involvement, long term involvement, तो फिर जो plans होंगे वो long term plans होंगे। और अगर आपके जो plans हैं वो आपकी कोई short term commitments को पूरा करने के लिए हैं, तो फिर आपके जो प्लान्स होंगे वो शॉर्ट टर्म प्लान्स होंगे। नाउ इट्स द सेम थिंग वेयर वी आर डिस्कसिंग कि आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं और आपके पास ऑपरेशनल प्लान्स हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं वो ज़्यादातर कौन डिफाइन करता है, किस पे इफेक्ट होता है, टॉप मैनेजमेंट पे या टॉप एग्जीक्यूटिव्स पे। और मिडिल मैनेजर जो है वो इन द मिडल हैं, मोर और लेस अबाउट इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करनी पड़ती है और इनको उसी अमाउंट की तकरीबन ऑपरेशनल प्लानिंग भी करनी पड़ती है।
बट जो लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, यानी जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है, वो ज़्यादातर किस में डील कर रही होती है? ऑपरेशनल प्लान्स में, स्पेसिफिक प्लान्स में, जो डे टू डे अफेयर्स को डील कर रहे होते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल के प्लान्स होते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट strategic plans, they are normally defined by the top management, and when you talk about the operational plans, they are normally defined and designed by the lower levels of management or the first line management. Now let's talk about the different approaches of planning. Now what are the different approaches? Planning में different accepted approaches क्या है? The first one is to establish a formal planning department. यानी आपके यहाँ एक प्लानिंग डिपार्टमेंट हो जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना हो. इट कुड बी प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इट कुड बी प्लानिंग ऑफ द सर्विसेज, इट कुड बी प्लानिंग ऑफ द सेटिंग अप अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट, या प्लानिंग ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट प्लान हो सकता है. सो एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, जिसका काम यही हो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो एक ही काम की तरफ फोकस हो कि वो प्लान करते रहे रिगार्डिंग इंटरनल रिक्वायरमेंट्स या इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारी है, यानी उसमें कस्टमर की क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, उनको देखते हुए नई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हों, या इंटरनली हमें कोई प्रोडक्शन में इश्यूज आ रहे हैं तो प्रोसेस की प्लानिंग कर रहे हो, उसकी इम्प्रूवमेंट की. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट हु हेल्प मैनेजर्स राइट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स. प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट शुड नेवर बिकम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानर्स. ये प्लानिंग जो है क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. ये डिपार्टमेंट होता है आपका जिसका काम प्लानिंग करना भी है, और इसका काम ये है कि मैनेजर्स को भी फैसिलिटेट करे, कि उनको बताए कि एक अच्छा प्लान लिखने का क्या मेथड होता है, क्या मैकेनिज़म्स है, कैसे लिखा जाता है, और फिर उनको सपोर्ट करे. ऑल दो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो यही है कि मैनेजर्स को प्लानिंग किया अलाउ करना चाहिए कि मैनेजर्स जो है वो प्लानिंग करें, और फुल फॉर्मल डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए इस सेंस में कि जी डिपार्टमेंट प्लानिंग करे, एक डिपार्टमेंट ही सिर्फ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करे. बट पाकिस्तान में या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में देखते होंगे कि ऐसा ही होता है कि एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेगा, और कोई भी नया प्लान अगर कोई भी मैनेजर बनाता है तो उस प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेजता है, वो फिर उसके अप्रूवल्स लेता है और देखता है, वेरीफाई करता है कि ये पॉसिबल है इसको चीज़ को करना कि नहीं. लेकिन ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्री टू दिस, द स्लाइड इज सेइंग कि जी मैनेजर्स को जो है वो प्लानिंग करने देनी चाहिए उनको, और प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम जो है, एक फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम मैनेजर्स को फैसिलिटेट करना है कि वो खुद से सारे प्लान्स ना बनाए, बल्कि मैनेजर्स को फैसिलिटेट करे अच्छे प्लान्स बनाने में. नेक्स्ट थिंग इज इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन द प्रोसेस. यू सी प्लान्स आर डेवलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एट वेरियस लेवल्स एंड देन कोऑर्डिनेटेड विद अदर यूनिट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. द पॉइंट इज कि हम एक अच्छा प्लान में क्या होगा कि जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो अपने प्लान्स बना रहे हैं, और फिर वो प्लान्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड हैं. यानी अगर एक प्रोडक्ट पे कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है, नई प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो अगर आप स्टार्ट से ही उनको एक टीम में डेवलप कर दो, या एटलीस्ट वो शुरू से आखिर तक जितने भी प्रोडक्ट के पैरामीटर्स हैं या फीचर्स हैं उसको मार्केटिंग वालों के साथ डिस्कस करें, उसको फाइनेंस वालों के साथ डिस्कस करें, उसको प्रोडक्शन वालों के साथ डिस्कस करें, तो एट द बिफोर वो प्रोडक्शन में जाने से पहले या बाकी उसको वैल्यूएट बाद में जाके करें, उसकी एक कॉन्टीन्यूस वैल्यूएशन साथ साथ होती रहेगी. और फिर जब ऐसा होगा तो एवरीवन विल बी नोइंग, एवरीवन विल बी गिविंग देयर इनपुट्स, तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया जा सकता है. So this is what the idea is कि when you talk about a good plan, so a good plan is a one in which all the organizational members are involved, and even not only from one unit but the each and every unit is communicating with each other, discussing their plans with each other, because फिर ये होता है कि एक ही लेवल पे सारे आ जाते हैं, हर एक को पता होता है कि क्या प्लान किया जा रहा है, कैसे उसमें क्या इनपुट्स दी जा सकती हैं, और फिर बहुत कम टाइम में एक अच्छा प्लान जो है वो डेवलप किया जा सकता है.
Now finally let's talk about the contemporary issues in planning. Criticism of planning क्या है? Planning may create rigidity, यानी rigid हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा। अगर हम प्लान एक बना लेंगे तो फिर हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ उसमें लिखी हुई है ऐसे करना है, फिर हम उसी के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और फिर हम दूसरी कोई इनपुट एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि रिजिड हो जाते हैं। अगर हम प्लान्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन करेंगे, फॉलो करेंगे एग्जैक्टली तो क्रिटिसिज्म है, मतलब इट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी सिचुएशन, बट येस वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज दैट वंस यू प्लान समथिंग देन यू ट्राई टू स्टिक बाय इट, और फिर आप उसमें कोई डेविएशन जो है ना तो मैनेजर अलाउ कर रहा होता है, ना ही आप समझते हो कि मुझे डेविएशन करनी है। प्लान्स कैन नॉट बी डेवलप्ड फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट्स, जैसे हमने शुरू में कहा कि स्टेबल एनवायरनमेंट अगर आपकी हो, एनवायरनमेंट एक्सटर्नल या आपके जो जनरल या स्पेसिफिक है, आपकी एनवायरनमेंट एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो, तो फिर तो ठीक है, फिर प्लान्स पे आप स्टिक कर सकते हो। बट अगर ऐसा एनवायरनमेंट है जो डायनामिक है और जहाँ पे एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं, चेंजिंग हैं, डिमांडिंग हैं, तो वहाँ पे फिर प्लान्स को डिफाइन करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन। यानी अगर आप लोअर मैनेजर्स को या इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की ऑप्शन नहीं दोगे तो फिर जो आपकी अचीवमेंट ऑफ गोल्स है वो तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट ना आए, कोई बेटरमेंट ना आए, क्योंकि व्हेन द गोल्स आर मूविंग फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स बॉटम, फिर वो एक फोकस के साथ जा रहे होते हैं। ये अच्छी चीज़ भी है, बट क्रिएटिविटी और इंट्यूशन का कोई नेमल बदल नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग, दुनिया में ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स हैं कि जिसमें जब इंडस्ट्रीज़ ने इनोवेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी अपने लोअर वर्कर्स को, प्रोडक्ट इनोवेशन की या आइडियाज़ की, तो बड़े बेस्ट आइडियाज़ जो है वो डेवलप हुए। और IBM जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं, वो मोटिवेट करती हैं अपने वर्कर्स को कि जी आप एटलीस्ट आप एवरी डे यू नीड टू राइट डाउन एन आइडिया, मे बी इट्स नॉट एन एवरी डे, इट्स अ वीकली आइडिया, बट आपने एक आइडिया ज़रूर लिख के एक बॉक्स में डालना है। एंड यू नो व्हाट द IBM पीपल से, दे से after every 40 or 50 bad ideas there is a chance that there may be a good idea कि जो कंपनी के लिए बहुत कुछ कर जाए। सो आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, अगर प्लानिंग बहुत ज़्यादा रिजिड होगी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, तो फिर ये दोनों चीज़ें जो है क्रिएटिविटी और इंट्यूशन यानी अपनी सोच, अपना ज़हन लगाने का जो ऑप्शन है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑन दिस। Planning focuses managers' attention on today's competition, not tomorrow's survival. एक मेजर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि while developing plans we are more focused that whatever is happening today, यानी हम आज जो चीज़ें जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो आज की सिचुएशन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं रादर दैन कि हमने फ्यूचर में टुमारो के साथ सरवाइव करना है। तो कंपटीशन में क्या होगा, हमारे क्या सिचुएशन होगी, मार्केट फोर्सेस कैसे हम पे एक्ट कर रही होंगी, थोड़ा सा हम उसको जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। फॉर्मल प्लानिंग रीइंफोर्सेस टुडेज सक्सेस विच मे लीड टू टुमारोज फेलियर। बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है, बट आई डोंट थिंक आई फॉर्मली एग्री विद दिस, बट इट्स देयर इन योर बुक्स। सो ये कहा गया है कि फॉर्मल प्लानिंग जो है वो आज को तो रीइंफोर्स कर रही होती है। आज जो आपकी इमीडिएट सक्सेस आपको नज़र आ रही है वो तो ठीक है, बट हो सकता है ये जो इमीडिएटली आपको गुड रिजल्ट्स मिले हैं ये आगे चल के हो सकता है कोई फेलियर में कन्वर्ट ना हो जाए। एंड जस्ट प्लानिंग इज़ इट इनफ, वो तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। और फिर ट्रू सेंस में जो गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट के लिए जब तक मोटिवेशन ना हो, रिवॉर्ड्स ना हो, ये सारी चीज़ें एडअप ना हो,
तब तक सिर्फ प्लानिंग जो है वो कुछ नहीं कर सकती। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, और फिर उसके लिए पूरा प्रोसेस, रिसोर्सेज और हर लेवल पे उसकी जो है वो बीइंग ऑन द सेम पेज, यानी सबको नो हाउ होना बड़ा ज़रूरी है। नाउ इन द लास्ट लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्टिव प्लानिंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट्स। इन डायनामिक एनवायरनमेंट्स में थोड़ा सा चैलेंज हमने देखा था कि द एनवायरनमेंट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, सो डेवलप प्लान्स दैट आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। ऐसे प्लान्स बनाओ कि जो स्पेसिफिक हों, यानी वेल डॉक्यूमेंटेड हो, रिटन हो, स्पेसिफाइड हो, मेंशनड हो कि ये इस चीज़ के लिए है और ये इस चीज़ के लिए प्लान है, बट गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द बेसिक इश्यूज, बेसिक क्राइटेरियंस, टाइम, एफर्ट्स और बाकी चीज़ों में, क्रिएटिविटी, रिजिडनेस में। सो आप फ्लेक्सिबिलिटी दो, इंट्यूशन की कुछ ऑप्शन होनी चाहिए। अंडरस्टैंड दैट प्लानिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग जो है वो ऑन गोइंग होना चाहिए। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो वैसे वैसे प्लान्स को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो उसके मुताबिक चेंज हो सकें। नाउ चेंज प्लान्स व्हेनेवर समथिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सो जैसे ही कंडीशंस चेंज हों, कंडीशंस रिक्वायर करें, प्लानिंग को भी उसी तरीके से जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। इट शुड बी परसिस्टेंस इन प्लानिंग इवेंचुअली पेज ऑफ। और प्लानिंग अगर परसिस्टेंट होगी, आप कॉन्टीन्यूसली प्लान्स को मॉडिफाई करते रहोगे जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो फिर इट्स बीन प्रूव्ड कि ऐसे हमेशा जो है ऐसे प्लान्स जो है उनका पे ऑफ अच्छा होता है, यानी दे ऑलवेज गिव यू गुड रिजल्ट्स। Finally, flatten the organizational hierarchy to develop or foster the development of planning skills at all organization levels. देखें, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यानी उसमें बहुत ज़्यादा हायरार्कीज़ होती हैं। जैसे ट्रेडिशनली हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपने देखा होगा, ये 14th ग्रेड ऑफिसर है, इसके ऊपर इतने 14 ग्रेड हैं, उसके ऊपर 15 ग्रेड के इतने ऑफिसर्स हैं, फिर उसके बाद 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं, फिर उसके बाद 17, 18, 19 फिर सो हायरार्कीज़ हैं, लेवल्स हैं। अब वहाँ पे जब इतनी हायरार्कीज़ आ जाती हैं तो प्लानिंग करने वाला जो टॉप पे बैठा हुआ है उस वो इवेंचुअली जो बहुत लोअर मैनेजर है जिसने एक्चुअली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, उसके कंस्ट्रेंट्स को उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को फ्लैटन करें, यानी हायरार्कीज़ कम करें ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो जाए टॉप मैनेजमेंट का, मिडिल मैनेजमेंट का और एक्चुअल इम्प्लीमेंटर्स का, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं। और जब कम्युनिकेशन ईजी होगा, फास्ट होगा, और तो फिर जो भी मार्केट में चेंजेस आ रही हैं। और रिमेंबर वन थिंग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आई वांट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that when you talk about reaction to the organization, information आपको मार्केट चेंजेस की या डायनामिक्स की हमेशा फर्स्ट लाइन मैनेजर से मिलती हैं, क्योंकि दे आर द मैनेजर्स हु आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग, हु आर टेकिंग योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। सो हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती हैं, रिएक्टिव होती हैं, डायनामिक होती हैं, जिनकी हायरार्कीज़ कम होती हैं, जो टॉलर की बजाय ज़्यादा फ्लैटर स्ट्रक्चर्स पे बिलीव करती हैं। और फिर जब फ्लैटर होंगे तो फिर ज़्यादातर मैनेजर जो होंगे वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, और द स्ट्रक्चर विल बी, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर रिएक्टिव टू द मार्केट चेंजेस और मोर डायनामिक होगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, it's about time to say goodbye. In this lecture we have discussed about planning. हमने goals की बात की, planning की बात की, contemporary issues देखे, and with this we have completed the chapter number 7. Till next time, it's Allah Hafiz.